नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बार-बार पूछे जाने वाला हिस्सा है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनके पावर्स क्या होते हैं और मंत्रिपरिषद कैसे काम करती है। सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो लेक्चर लिया था उसमें हमने गवर्नर को फिनिश किया था। गवर्नर के पावर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ऐसे ही आज की क्लास में हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो क्या है कि हम चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, हो सके तो महाधिवक्ता को भी हम फिनिश करेंगे इसी एक वीडियो में। तो बने रहिए साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 162 के बारे में। अनुच्छेद 162 क्या कहता है। बेसिकली देखिए कि हमने जब गवर्नर को पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं, वो गवर्नर में निहित होती हैं। बट 162 उन्हीं एग्जीक्यूटिव पावर को और एक्सटेंड करता है और उनका विस्तार करता है और कहता है कि जो अब राज्य की और कार्यकारी शक्तियां हैं उनका विस्तार होगा। और इस संबंध में जो कानून बनाने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति है, वो किसकी होगी? राज्य विधानमंडल की नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर की होगी। तो जैसा कि गवर्नर के पास भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, उन्हीं को एक्सटेंड किया गया है 162 के जरिए, जिसमें कहा गया है कि अब जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनके ऊपर विधि बनाने की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल को होगी। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन एग्जीक्यूटिव्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 162 है। अब प्रॉपर जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट होती है वो 163 से प्रारंभ होती है। तो आर्टिकल 163, अनुच्छेद 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब इसके कई क्लॉज हैं, जैसे 163 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ऐसे हम देखते चलेंगे। तो बेसिकली पहले हम इनको थोरोली रीड करते हैं और जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम स्लाइड में आपको लिख के बताएंगे। तो बेसिकली ये लैंग्वेज केवल आपका कॉन्सेप्ट बनाएगी, बट हमें क्या की पॉइंट याद रखने हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 163 का उपखंड 1 क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है कि राज्यपाल को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। सिवाय इसके कि इस संविधान के तहत या उसके अधीन राज्यपाल को अपने कृत्यों या उनमें से किसी का निर्वहन अपने विवेकानुसार करना अपेक्षित हो। देखिए, अब ये लैंग्वेज थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन वाली है तो थोड़ी कठिन हो सकती है, बट हम इसको सिंपली वे में भी देखने वाले हैं। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। अब देखिए, ये पहले क्लॉज बनने पड़ा, अब क्लॉज टू देख लो पहले। ये कहता है कि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का अपने विवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ठीक है? इफ एनी क्वेश्चंस अराइज वेदर एनी मैटर इज और is not a matter as respect which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion. So the decision of the governor is in his discretion shall be final. ठीक, दूसरा क्लॉज पढ़ा। और तीसरा कि यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को कोई सलाह दी गई थी और यदि दी गई थी तो क्या, किसी न्यायालय में नहीं पूछा जाएगा। अब आइए हम इस 163 के तीनों क्लॉज को आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखेंगे जो हमारा 163 है। ठीक है, देखिएगा, आर्टिकल 163। ठीक, आर्टिकल 163 क्या कहता है? इसमें बताया कि एक मंत्री परिषद होगी। ये पॉइंट हमें याद रखना है। क्या होगी? एक मंत्री परिषद, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शॉर्ट में लिखेंगे सीओम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कह रहे हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करने के लिए, यहां से हम गवर्नर को, ये रहेगा हमारा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका क्या काम है? उसका काम है टू एड, ठीक, और गिव एडवाइस, यानी कि जो आपकी सलाह है और सहायता है ये देगी किसको? गवर्नर को। कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 163 का जो हेडिंग है वो ये कहता है
कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब जो इसका क्लॉज 1 है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्लॉज के बारे में। तो 163 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, इसका जो हेड यानी कि जो इसका मुखिया है, वो कौन होगा? वो होगा चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। ये पहला क्लॉज कहता है। सेकंड क्लॉज देखते हैं, सेकंड क्लॉज क्या कहता है? तो देखिए, सेकंड क्लॉज अगर हम पढ़ते हैं, ये कहता है कि जो गवर्नर है, यानी कि जो हमारा राज्यपाल है, राज्यपाल, इसके पास कुछ विवेकी यानी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होंगी, इसके पास क्या होंगे? डिस्क्रिएशन, जो विवेक होगा, उसका विवेक से लिए गए जो निर्णय होंगे, जो डिसीजन होंगे, जो इसके विवेक से लिए गए डिसीजन होंगे, वो कैसे होंगे? वो फाइनल होंगे, यानी कि जो अंतिम होंगे। ये कहता है क्लॉज 2। अगर हम 3 क्लॉज को देखते हैं, 163 का क्लॉज 3, ये क्या कहता है? तो क्लॉज 3 कहता है कि जो मंत्री हैं, अब मंत्री जो सलाह देंगे, किसको? गवर्नर को। गवर्नर था राज्यपाल को, राज्यपाल मंत्री द्वारा जो सलाह दी जाएगी, जो एडवाइस दी जाएगी, इस एडवाइस का जो है, इन्होंने कहा है कि जो एडवाइस दी रही है, ये किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी। प्रश्नगत का मतलब है इंक्वायरी नहीं होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट, इन एनी, इन एनी कोर्ट। ये क्लॉज 3 कहता है। बस इतनी सी बात थी। तो आप देखिए, हमें भारी भरकम लाइन को देख के नहीं घबराना है, हमें की पॉइंट पर फोकस करना है। तो 163 का जो क्लॉज 1 है, वो क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है? तो हमने तीनों क्लॉज को देखा। 1 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका हेड सीएम होगा। दूसरा कहता है कि जो गवर्नर है, उसकी जो विवेक से लिए गए निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं। और क्लॉज 3 कहता है कि जो मंत्री द्वारा गवर्नर को एडवाइस दी जाएगी, सलाह दी जाएगी, वो उसको किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। ये क्लॉज 3 है। आई होप 163 आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए होगी। इसका वर्णन हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 163 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है वो 164, इसमें भी क्लॉज है। हम इसको भी सिंपली वे में पढ़ेंगे। पहले एक बार पूरा थरोली हम रीड करेंगे, उसके बाद हम की पॉइंट को मर्ज करके लिखेंगे। तो जो आपको नोट्स बनाने हैं, वो वही की पॉइंट से बनाने हैं जो स्लाइड के बाद में आपको बताऊंगा। समझते हैं पहले। अब देखिएगा, 164 का क्लॉज 1 क्या कहता है? पहले तो कहता है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है। और जो मंत्री हैं, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और जो मंत्री हैं वो राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। तो बेसिकली इसमें तीन बातें की गई हैं: अपॉइंटमेंट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और सीएम के कि कौन करेगा, और साथ में बताया कि उनका जो ऑफिस है, यानी कि उसका पदावधि है, वो कब तक रहेगी। ठीक। इसमें एक पॉइंट लिखा है कि जो छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, इनमें जनजातीय कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा, जो इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी प्रभारी हो सकेगा। की पॉइंट याद रखना है बस। उसके बाद जो 1A है, वो क्या कह रहा है? तो क्लॉज 1A कहता है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है, वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इज इन अ स्टेट, यानी किसी भी राज्य में, शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। ठीक। समझते हैं अब इसको, अभी पहले हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, परंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 सदस्यों से कम नहीं होगी। ये भी याद रखना है। मतलब, provided that the number of minister including the chief minister is in a state shall not be less than 12 member। यहाँ पे 12 मेंबर, यहाँ पे 15%, दोनों बातों में अंतर है। फिर कहा गया है कि जो जहाँ संविधान 91वां संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इसमें मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्य संख्या 15% होगी, ये बताया गया था। तो ये 91st CAA के द्वारा हुआ है।
तो दो क्लॉज देखे, फर्स्ट फर्स्ट ए। अब हम पहुंचते हैं सेकंड क्लॉज पे। सेकंड क्लॉज कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर विपक्ष के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, और अविश्वास प्रस्ताव यदि विधानसभा में पारित हो जाता है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ जाता है। इसका मतलब होता है सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होना, उत्तरदायी होना। ये क्लॉज 2 कहता है। अगर हम क्लॉज 3 की बात करते हैं तो इसमें है ओथ एंड अफर्मेशन, यानी किसी भी मंत्री ने अपना पद ग्रहण करने से राज्यपाल उसे तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूपों के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। हमारा की पॉइंट क्या है? ओथ। 4 क्लॉज कहता है कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह जाएगा। अ मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period ceases to be a member। और लास्ट कहता है क्लॉज 5 कि मंत्रियों के जो वेतन भत्ते होंगे वे राज्य के विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करेंगे, और राज्य विधानमंडल ऐसा अवधारित न करने भी द्वितीय अनुसूची में बंदिश होंगे। आप इसको समझते हैं। तो फिर से हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। इसमें सारी बातों को हम एक बार फिर से देखते हैं। देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो आर्टिकल है वो है 164। आर्टिकल 164, 164। सबसे पहले हम बात करते हैं 164 के क्लॉज 1 के बारे में। आपको ये उपखंड जरूर याद रखना है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है, इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक, यानी अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति। तो चीफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपॉइंट होता है बाय गवर्नर। ठीक है, किसके द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। पहला की पॉइंट आया। और साथ में कहा है कि जो राज्यपाल है, जो ये गवर्नर है, ये राज्यपाल के द्वारा है। ठीक है, राज्यपाल वो है वो अपॉइंट करेगा किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी कि मंत्री परिषद को। समझते रहना दोस्तों। तो जो राज्यपाल है वही अपॉइंट करेगा मंत्री परिषद को। बट यहाँ पे जो मैं की पॉइंट ऐड कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। बट यहाँ पे की पॉइंट क्या हो जाएगा? अपॉइंट यानी नियुक्ति। बट हम कहेंगे ऑन दी एडवाइस ऑफ सीएम। ऑन दी एडवाइस ऑफ सीएम, यानी कि मुख्य मंत्री की सलाह पर। ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अदर मिनिस्टर हैं, यानी अन्य मंत्री हैं, अदर मिनिस्टर, अन्य मंत्री, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करेगा? करेगा राज्यपाल ही। लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा? तो हम बताएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये बात याद रखना, ये क्लॉज 1 कहता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम क्लॉज 2 देखते हैं कि उपखंड 2 क्या कहता है। क्लॉज 2, क्लॉज 2 में बेसिकली क्लॉज 2 से पहले हम क्लॉज 1 ए देखेंगे, क्योंकि 1 ए भी था उसमें। 1 ए, 1 ये बताता है, हम कह सकते हैं ये बताता है साइज, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ किसका? हम बताएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। यानी हम कह सकते हैं कि जो मंत्री परिषद है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का आकार या संख्या बताने का काम करता है 1। और इसमें संख्या क्या बताई गई है? तो ध्यान रखिएगा। पहले हम समझते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो हो क्या। तो मान लीजिए हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इसमें हम देखेंगे कि सबसे शीर्ष लेवल पर होगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर से नीचे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद होते हैं स्टेट मिनिस्टर। अब स्टेट मिनिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट यानी कि जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और एक स्टेट जो मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, वो होते हैं कैसे? अंडर दी कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट के अधीन। ठीक। और सबसे लास्ट पर होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर, यानी कि इनको हम कहेंगे उप मंत्री। तो ये इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? यही सब मिला के हमारे कहलाते हैं
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या कहलाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि यही है हमारी मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद का साइज क्या होगा? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो साइज है जो बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो है नॉट मोर देन 50% ऑफ क्या कहेंगे, नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी वाले क्या याद रखेंगे? आप याद रखोगे विधानसभा की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ये आपको याद रखना है क्लॉज 2 में। तो ये साइज बताया गया है इसमें। और ध्यान रखना, इसमें साथ में एक चीज और की पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो मिनिमम होगी, मिनिमम यानी कि न्यूनतम जो संख्या होगी, न्यूनतम कितनी होगी? 12। 12 मेंबर यहाँ पे बोला गया है कि न्यूनतम जो संख्या होगी वो 12 सदस्य हैं यहाँ पे, 12 मेंबर है, जबकि यहाँ पे परसेंटेज है। इन दोनों बातों को हमें ध्यान रखना है। और ये प्रोविजन जो किया गया था कि 50% से ज्यादा नहीं होगी, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था वो कौन सा था? तो हम याद रखेंगे 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये कार्य किया गया था। तो ये है क्लॉज 1A। अब क्लॉज 1A के बाद हम देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है। ठीक है, क्लॉज 2 दोस्तों, क्लॉज 2 ने बोला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो मंत्री परिषद है, ये सामूहिक रूप से, सामूहिक यानी कि कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उत्तरदायी है? तो हम बताएंगे ये है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हिंदी में हम कह सकेंगे विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्लॉज 2 कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज 3। क्लॉज 3 में क्या है? तो हम बताएंगे जो मंत्रिपरिषद है, इनकी शपथ, ये क्या है इसमें? ओथ। तो यहाँ पे ओथ की बात की गई है। ओथ में हमें क्या याद रखना है? तो याद रखना बाय दी गवर्नर, किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो हमारा जवाब होगा राज्यपाल ही इनको शपथ दिलाता है, चाहे वो सीएम हो या अदर मिनिस्टर्स हो। और इनकी जो शपथ है वो किस अनुसूची में मेंशन है? तो आप बताएंगे थर्ड शेड्यूल में, यानी कि तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन देखने को मिलता है। ये दोनों बातें क्लॉज 3 में की गई हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं क्लॉज 4 पर। क्लॉज 4 हमें बताता है कि एनी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री, एनी मिनिस्टर यानी कोई भी मंत्री, और साथ में इसने बोला है कि अगर लगातार 6 माह की अवधि तक विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, लगातार 6 माह की अवधि तक, 6 माह की अवधि तक विधानमंडल का विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, तो जो विधानमंडल है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ अगर वो इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? विधान मंडल से उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। और जो क्लॉज 5 है, इसको हम देखते थे, इसमें क्या है? सैलरी एंड अलाउंसेस है इसमें। ठीक, यानी कि वेतन भत्तों की बात की गई है, तो ध्यान रखना है। वेतन भत्तों में हमने क्या पढ़ा था स्लाइड में? तो उसमें बताया गया जो वेतन भत्ते हैं ये डिटरमाइन किए जाएंगे, डिटरमाइन बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगी, विधानमंडल द्वारा निर्धारित। और ध्यान रखना, विधानमंडल द्वारा जब निर्धारित होंगे तो इनका मेंशन कहाँ किया गया है? तो इसको भी हम बता सकते हैं थर्ड शेड्यूल में। जो यहाँ पे नहीं बताएंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको? थर्ड शेड्यूल में, यानी तीसरी अनुसूची। तो ये सारी, सॉरी सेकंड शेड्यूल बोला है यहाँ पे, थर्ड बोला, सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची में आपको ये देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये हमारा 164 हुआ। तो एक बार हमने ये सारा डिटेल में देखा था और उसके बाद हमने उसको की पॉइंट के रूप में कवर किया। तो ये हमारा 164 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हमारा है
165 में महाधिवक्ता है तो उसको हम कवर करेंगे। उससे पहले दो दो आर्टिकल और हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे 166 है, 166 जो आर्टिकल है वो किसकी बात करता है? किसी राज्य की सरकार का कार्य संचालन बताया गया है इसमें। बेसिकली जो इसका 166 का वन है ये क्या कहता है कि जो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट विल बी डन बाय द नेम ऑफ गवर्नर, यानी जो राज्य हैं, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। बस इतना याद रखना है इसमें। 66 का क्लॉज वन क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और जो इसका क्लॉज टू है, ये आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कह रहा है कि जो राज्यपाल है उसके मुहर और हस्ताक्षर से वो कार्य किए जाएंगे, यानी गवर्नर विल हैव स्पेशल सील और सिग्नेचर टू डू एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ द, हम कह सकते हैं, स्टेट। ठीक। और जो क्लॉज थ्री है वो क्या कहता है? वो बेसिकली कामकाज के बंटवारे की बात कर रहा है कि जो डिवीजन ऑफ बिजनेस, और ये पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है कि वो कामकाज का बंटवारा मंत्रियों के बीच में कर सकता है। तो राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य सुविधाजनक संचालन के लिए कार्य को जो है मंत्रियों के बीच आवंटन कर सकता है। तो तीन में याद रखेंगे। पहले में क्या है? समस्त कार्यवाही कार्यकारी कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस डन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी नेम ऑफ गवर्नर। सेकंड कहता है कि जो राज्यपाल है वो जो कार्य किए जाएंगे वो उसके मुहर और सील से किए जाएंगे, यानी कि जो उसके सिग्नेचर और सील से होंगे उससे किए जाएंगे। और थ्री बताता है कि जो कामकाज का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ बिजनेस है, वो भी गवर्नर करेगा। तो ये 166 हुआ। अगला हमारा आर्टिकल है 167। 167 बेसिकली ये कहता है कि जो फर्निशिंग होती है ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए। तो बेसिकली इसमें कहा गया कि जो प्रत्येक राज्य है उसके मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट की वो राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय उनको राज्य के राज्यपाल को सूचित कराए। ठीक है? तो जितने भी स्टेट के ऑल डिसीजंस होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लेती है या उससे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी अफेयर से रिलेटेड होते हैं उनको क्या करेगा वो? आपके राज्यपाल को सूचित करेगा। दूसरा, राज्य के मामले के प्रशासन और विधान प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे राज्यपाल मांगे। अब मान लीजिए राज्यपाल कभी ऐसे इंफॉर्मेशन उससे चाहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या किसी प्रपोजल्स ऑफ फॉर लेजिस्लेशन से जुड़ा हुआ हो तो उसको भी वो मांग सकता है। और थर्ड में भी यही बताया गया कि राज्यपाल ऐसी भिक्षा करे तो उसे वैसे मंत्रिपरिषद के विचार प्रस्तुत करना होगा। किसी मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय दिया जा चुका है किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है। तो ये राज्यपाल के कुछ मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं राज्यपाल के संदर्भ में। तो बेसिकली यहाँ पर 167 हमारा फिनिश होता है। अब हम इसको देखो की पॉइंट के रूप में सारे एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्य का कार्यपालक मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य के प्रशासनिक कार्यों में से वही स्थिति प्राप्त जो केंद्र में प्रधानमंत्री को है ना। तो द चीफ मिनिस्टर होल्ड द सेम पोजीशन एज द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। अपॉइंटमेंट हम देख ही चुके हैं, 164 में देखा था, राज्यपाल करता है। ठीक है ना। और ये बताया कि जो मुख्यमंत्री है वो सामान्यतः विधानसभा का सदस्य होता है, यानी द चीफ मिनिस्टर इज जनरली अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। If the leader chosen by the majority party or co-align is not a member of the legislative assembly, then must become a member within 6 months. Otherwise, they must resign. जो भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री वैसे तो विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन यदि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल एवं गठबंधन को चुना जाता है तो विधानसभा का सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के, यानी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर सदस्य चुनना होगा, अन्यथा उसके पद को हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, शपथ हमने देखा था, मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाता है ना। और पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, राज्य के अन्य मंत्रियों को भी विधि के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रति शपथ दिलाई जाती है, जैसे कि गवर्नर भी दिलाएगा। ड्यूटीज अगर हम देख लेते हैं तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो है वो संविधान में निरूपित नहीं है, यानी उसके जो क्या कार्य है वो संविधान में वर्णित नहीं है। लेकिन 5 वर्ष की राज्यसभा के कार्यकाल तक जो राज्यसभा है मतलब इन जनरल चीफ मिनिस्टर परफॉर्म्स ऑल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग 5 years टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो हमारी 5 वर्ष की विधानसभा है उसके कार्यकाल के दौरान उसके जो भी दायित्व होंगे वो निर्वहन करेगा। ठीक है, अभी इसके कर्तव्य हम देखने वाले हैं। वेतन भत्ता हम देख ही चुके हैं, विधानसभा द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण होता है। ठीक है, इसके अलावा उसको वेतन भत्ता, यात्रा व्यय सुविधाएं ये सब प्राप्त होती हैं। अब मुख्यमंत्री को थोड़ा हम क्लियरली समझ लेते हैं कि संघ की तरह राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। लाइक द यूनियन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एडॉप्टेड इन दी स्टेट्स। अब केंद्र में 74 के तहत पीएम कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, तो राज्य में 163 के तहत सीएम होता है। ठीक, तो जो केंद्र में पीएम की स्थिति है वही सीएम की स्थिति स्टेट में। सीएम की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है और ना ही मनोनयन, यह ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। राज्य का प्रमुख गवर्नर, जबकि राज्य के शासन का प्रमुख सीएम होता है।
ध्यान रखना है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर है, बट द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर है। और सर्वप्रथम जो सीएम का पद है वो 24 जनवरी 1950 को सृजित किया गया था, क्रिएट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अब अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट्री रूल और सीएम रूल में क्या अंतर है, तो बेसिकली ध्यान रखना, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, द एग्जीक्यूटिव इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर, बट इफ वन पार्टी गेट्स ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन द असेंबली, तो द एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कंट्रोलिंग द लेजिस्लेचर। देखिए, संसदीय शासन में सामान्यतः विधायिका जो है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करता है, लेकिन अगर विधानसभा में किसी एक दल को प्रचंड बहुमत मिल जाए, तो जो कार्यपालिका होती है उसके द्वारा विधायिका नियंत्रित की जाने लगती है। अगर हम साधारण शब्दों में समझें, तो जब सीएम कार्यपालिका एवं संपूर्ण विधानसभा को नियंत्रित करने लग जाता है, तो आलोचकों द्वारा इसे ही सीएम शासन कहा गया है। यानी इन पार्लियामेंट गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर, बट इफ वन पार्टी गेट्स एन ओवरवेलमिंग, इस सेम पॉइंट रिपीट हुआ है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो सीएम का शासन उसको क्या कहते हैं, जब सीएम कार्यपालिका एवं संपूर्ण विधानसभा को नियंत्रित करने लगे, ठीक। और अगर हम इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर देखें, तो द सीएम रूल इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री रूल एंड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सो इन सच अ सिचुएशन द असेंबली इज डिवैल्यूड होती है। यानी सैद्धांतिक तौर पर हम कह सकते हैं सीएम शासन संसदीय शासन के प्रतिकूल है और ना ही लोकतंत्र मूल्यों के अनुकूल है। ऐसी स्थिति में विधानसभा का अवमूल्यन होता है, मतलब डिग्रेडेंट होता है विधानसभा का। तो ये पार्लियामेंट्री रूल और सीएम रूल में थोड़ा डिफरेंस था। सीएम बनने की सबसे संभावना क्या है, बेस्ट चांस बिकमिंग सीएम, तो श्री प्रकाश सिद्धांत केस में ये आया था 1952 में, जब मद्रास के राज्यपाल तो श्री प्रकाश थे, उन्होंने टी प्रकाशन को बहुमत के दावे को नजरअंदाज कर दिया था और सबसे बड़े दल के नेता उस समय सी राजगोपालाचारी थे, उनको सीएम नियुक्त किया था। तो हमें याद रखना है कि सीएम बनने का सबसे संभावना ये है कि आपको सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े दल का नेता होना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़े दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाए और सबसे बड़े चुनाव पूर्ण गठबंधन के नेता को सीएम बना जाए। ये सबसे बड़ी संभावना है सीएम बनने की। कार्यकाल जैसा कि मैंने आपको बताया जनरली 5 ईयर होता है, लेकिन सीएम तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि विधानसभा में उसको बहुमत है। द सीएम रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही हैज अ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा, सीएम का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है, अर्थात सीएम राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, नहीं ऑफर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सीएम को पद से हटाने के लिए विधानसभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर कभी भी हटाया जा सकता है। ये एसआर भूमि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में कहा गया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हम लाते हैं तो हम हटा सकते हैं। सीएम जब विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसे हटा देता है। व्हेन द सीएम लॉस कॉन्फिडेंस इन द असेंबली, तो गवर्नर रिमूव्स हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, और सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र जो है वो गवर्नर को देते हैं। द सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिजाइन टू दी गवर्नर। ये कार्यकाल से संबंधित कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट, अब सारी चीजें नॉर्मल है। तो सीएम के कार्य शक्तियां क्या हैं? एक तो ये मंत्रिपरिषद का गठन करवाता है ना, द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सीएम के परामर्श से ही कौन, राज्यपाल, ठीक है, ऑन दी एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सीएम की नियुक्ति के साथ ही आप पश्चात ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें मंत्रिपरिषद में लेना हो, तो वही बनाता है। मंत्री नियुक्त करने में राज्यपाल इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण जो है वो वास्तविक कार्य सीएम का है। द गवर्नर कैन नॉट रिफ्यूज द appoint a minister because the actual work for forming the council of ministers is that of the CM। प्रारंभ में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित करना भी सीएम का काम था, अब नहीं है। और 91st सीए द्वारा बताया था कि 15% अधिकतम और न्यूनतम 12 होनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट कहता है कि सीएम ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है जिस सफाई करता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। तो ये कुछ उसके पावर्स हैं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। नेक्स्ट, मंत्रियों को वो बर्खास्त कर सकता है। तो संविधान के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, लेकिन वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर बने थे जब तक कि सीएम चाहता है। और अगर सीएम के कहने पर यदि कोई मंत्री त्यागपत्र ना दे, तो सीएम राज्यपाल से सिफारिश कर देगा और उस मंत्री को बर्खास्त कर देगा। तो बर्खास्त करने का भी उसके पास अधिकार है। दूसरा, वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो जब भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी बैठक होती है तो उनको हेड करता है वो। सीएम का यह निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होनी है, तो वो भी डिसाइड करेगा कि कहाँ मीटिंग होनी है। मंत्रिपरिषद के निर्णय प्राय बहुमत से होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सीएम का होता है। फाइनल डिसीजन किसका होगा, सीएम का। वह विभागों का बंटवारा करता है, जो पोर्टफोलियो होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने मंत्रियों के बीच, और विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन ब्रिज कह सकते हैं हम, कि अगर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में अगर कोई ब्रिज है, जैसे कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में ब्रिज पीएम होता है, वैसे राज्यों में सीएम होता है। नेक्स्ट, वो नीतियों की निगरानी रखता है और सीएम राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। मैंने बताया लिंक के बीच लिंक का कार्य करता है ये। नेक्स्ट, अगर हम विधानमंडल के संदर्भ में देखेंगे तो सत्र को बुलाना, जो सेशन होते हैं उनको समन करना, ठीक है, ये किसका काम है, वैसे बुलाता राज्यपाल है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर।
इसके अलावा विधानसभा का विघटन संबंधी निर्णय भी कर सकता है वो। असेंबली कैन ऑल्सो डिसाइड ऑन डिसोल्यूशन। दूसरा, राज्यपाल वो सलाह दे सकर वो पूरी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, ठीक। सरकार की नीतियां विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है, ये उसके काम। और कुछ अधिकरणों का वो अध्यक्ष होता है, जैसे नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, प्लानिंग बोर्ड का, मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद का भी अध्यक्ष होता है, बाल का शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष होते हैं, आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ऐसे बहुत सारे हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। दूसरा, सीएम राज्य की नीतियों से संबंधित विषयों के संबंध में निर्णय करता है। और सीएम राष्ट्र विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, अंतर्राज्य परिषद में भी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा नीति आयोग में वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहाँ कहाँ वो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये बताया गया है। तो ये सीएम से संबंधित कुछ कार्य थे। अब हम थोड़ा पीएम और सीएम के बीच में कॉमेंट्री कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो बेसिकली यहाँ पर 89 रूल याद रखेंगे। अगर आप 74 में जोड़ोगे 89 तो आएगा 163। तो 74 कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 89 जोड़ो 163 आएगा, तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 75 में कहा गया पीएम एवं मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सीएम एवं मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 78 में पीएम के कर्तव्य हैं और 167 में सीएम के कर्तव्य हैं। आप देखेंगे सभी आर्टिकल्स में 89 का जो है वो डिफरेंस है। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम सीएम और पीएम, या आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, यहाँ पे टू एडवाइज द गवर्नर। द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। द सीएम एंड मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ड्यूटीज ऑफ पीएम, ड्यूटीज ऑफ सीएम। तो ये सीएम और पीएम में अंतर था। अब हम देख लेते हैं महाधिवक्ता, क्योंकि हमारा एक आर्टिकल बचा हुआ है 165। तो 3 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, लेकिन 65 देख लेते हैं। तो बेसिकली इसको हम कंपेयर करके पढ़ते हैं महान्यायवादी से। तो देखिए 76 में महान्यायवादी है, 89 ऐड करोगे 165 आएगा, महाधिवक्ता है। तो 165 कहता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अकॉर्डिंग टू 165 देयर शेल बी अ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो 76 क्या कहता है, केंद्र का एक महान्यायवादी होगा। देयर शेल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनियन। यह केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंटर। तो ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। यह केंद्र सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। ये एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। तो ये राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। ही एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। यह न्यायालय में केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी करता है। ही रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कोर्ट एंड ही रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट इन द कोर्ट, ये ध्यान रखना है। और क्या दिखते हैं दोनों में, इसकी नियुक्ति जो है वो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, तो इसकी राज्यपाल करता है। तो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। इसके अलावा यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इट कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। सरकार का पक्ष रख सकता है, ठीक है, बट डज नॉट वोट, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अगला, ही असिस्ट द सॉलिसिटर, ही असिस्टेड बाय द सॉलिसिटर जनरल। इसकी जो सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है, जबकि इसकी सहायता के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। और दोनों का ही कार्यकाल नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है किस किस में, महान्यायवादी और महाधिवक्ता में। आगे हम बात करते हैं नियुक्ति। हम सब जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है, एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। करता कौन है नियुक्ति, राज्यपाल, लेकिन किसकी सलाह पर, सीएम की। योग्यताएं क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता हो, ठीक है। द एडवोकेट जनरल शुड हैव द क्वालिफिकेशंस एज अ हाई कोर्ट जज। भारत का नागरिक हो, जो कि उसकी योग्यताओं में आते हैं, और किसी उच्च न्यायालय में मिनिमम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। ही मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एट लीस्ट 10 ईयर एंड हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एट लीस्ट 10 ईयर। इनमें से कोई भी योग्यता हो वो एडवोकेट जनरल बनने के लिए योग्य हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका कार्यकाल हमने बोला ना कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। संविधान में इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नॉट फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता को हटाने की व्यवस्था का वर्णन भी संविधान में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ना ये मेंशन किया गया है कि उसको कैसे उसके पद से हटाया जाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि जो राज्यपाल है उसको कभी भी हटा सकता है, बिकॉज ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है। दूसरा, महाधिवक्ता त्याग पत्र तब देता है जब सरकार त्याग दे देती है या नई सरकार आ जाती है। ये परंपरा चली आ रही है। एडवोकेट जनरल रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट रिजाइन्स और न्यू गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर। इसके अलावा इसकी पदावधि यानी कि टेन्योर और ऑफिस और एमेलुमेंट्स की बात की गई है 165 के क्लॉज 3 में, जिसमें कहा गया है कि ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो राज्यपाल निर्धारित करे, यानी कि इसको जो रिम्यूनरेशन मिलेंगे वो गवर्नर द्वारा निर्धारित होते हैं। कार्य क्या है, वो राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देना, न्यायालय में सरकार की पैरवी करना और सदन में
विधेयक मामलों में सरकार का पक्ष रखना, ये सब उसके जो है कार्य हैं। तो इस प्रकार से हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता वाला टॉपिक होता है। दोस्तों आशा करता हूँ हमारा आज का लेक्चर जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पर था, आपको उसकी सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर यह सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल लेक्चर मिलते रहे। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए, इसके एमसीक्यूज आपको चाहिए या नेक्स्ट टॉपिक लेके आए, तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।